आज की इस पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के मेरे सभी वरिष्ठ साथीगण, हमारे जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, बीजेपी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी अभी आने वाले हैं। दो हमारे मंत्री साथी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली में हैं, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं, उस कारण से नहीं आए हैं। अनिल विज जी थोड़ा सा देरी से पहले से उनका आने का समाचार होता है तो दोपहर बाद ही वो आएंगे, लेकिन हो सकता है भोजन के समय हमारे साथ शामिल हो जाए। सबसे पहले तो आज हरियाणा दिवस है, 56वां स्थापना दिवस हरियाणा का आज हम मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सबको और आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को, जहाँ भी कहीं देश दुनिया में हमारा हरियाणवी समाज है, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, इस अवसर पर और भी 3 विशेष उल्लेखनीय जो घटनाएं हैं या दिन हैं वो भी ज़रूर मैं याद करना चाहूँगा। 3 दिन पहले ही हमारे सरकार के पहले सत्र के 5 साल और इस सत्र के 2 साल 7 साल पूर्ण हुए हैं, या 8वां साल 27 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ है। कल 31 अक्टूबर को देश भर में हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। हमारे प्रथम गृह मंत्री देश जब आज़ाद हुआ तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जयंती का दिन 31 अक्टूबर होता है और उनको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम ये मना करके एक प्रकार से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उन्होंने इतना बड़ा काम किया। देश आज़ाद जब हुआ उस समय 550 से ऊपर रियासतें थी और अंग्रेज ने सबको छूट दे दी थी कि कोई भी रियासत इस देश के जो संविधान बनेगा उसके अंतर्गत आना चाहें या वो अपना संविधान बना सकते हैं, ऐसी छूट दे दी थी। एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल गृह मंत्री होने के नाते से उनका दायित्व था, उन्होंने उन सब रियासतों को, उनके जो रजवाड़े राजा महाराजा, उनको परस्यू किया और 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सबको उन्होंने मना लिया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ही हम आज़ाद देश के अंतर्गत ही रहेंगे, हम अलग से अपनी रियासत नहीं रखेंगे। अलग स्टोरी है, फिर 3 रियासतें बची, उनको कैसे ठीक किया गया। और जम्मू कश्मीर तो अंत तक 370 के कारण से वो बना रहा, जो अब वर्तमान देश के प्रधानमंत्री ने कदम उठा करके और 370 को निष्प्रभावी किया है। तो आज हम कह सकते हैं कि वर्तमान भारतवर्ष के अंतर्गत आने वाली सभी रियासतें वो अपने एक ध्वज के नीचे, एक संविधान के नीचे आने की भूमिका सब बन गई है, जिसकी शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और एक अवसर आज से 3 दिन बाद आने वाला है, दीपावली, इसकी भी आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज के अवसर पर हम सब लोग इसलिए एकत्र आए हैं कि हरियाणा दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस हमारे लिए वर्ष भर में होता है, जब हम अपने हरियाणा की 55 वर्ष की यात्रा और उसमें भी 7 वर्ष की हमारी यात्रा और फिर आगे के लिए हरियाणा की एक सोच, एक कल्पना, जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव के समय हम अपने आज़ादी के 75वां वर्ष ये मना रहे हैं, तो जो 75 वर्ष में किया है, साथ में आने वाले 25 वर्ष इसकी भी रूपरेखा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। हमने सस्टेनेबल गोल्स इनकी जो बात की है, तो कुछ लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए अगले 25 साल के भी। वो जो सस्टेनेबल गोल जो हैं, इनका डेवलपमेंट गोल्स, इनकी रूपरेखा तो 2030 तक की बनी है, लेकिन उसके भी आगे ये मानो कि 2047 तक हमारा देश, हमारा प्रदेश ये अपनी योजना बना करके आगे चले। उसी संदर्भ में आप लोगों को ध्यान कराना चाहूँगा कि जब हरियाणा बना, एक भेदभाव के कारण से, ये जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र है, ज्वाइंट पंजाब में बहुत भेदभाव होता था। उस समय के कर्णधारों ने अलग प्रदेश की जो मुहिम चलाई, 1 नवंबर 1966 को प्रदेश हरियाणा अपना बना,
ये कहा जाता था कि हरियाणा बनने के बाद अपने यानी कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाएगी, लेकिन हम कितना उसमें आगे बढ़ गए हैं। आपको पता है कि आज हरियाणा बहुत चीज़ों में दुनिया यानी हरियाणा देश के विभिन्न प्रांतों की अगर तुलना करें तो हरियाणा प्रथम स्थान पर पहुंचा है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, हमारी पर कैपिटा इनकम जो बड़े राज्यों में हम प्रथम स्थान पर हैं, आज 2,49,000 रुपया ये हमारी पर कैपिटा इनकम आज देश में है, जो और किसी बड़े राज्य की नहीं है। छोटे राज्य गोवा है, दिल्ली है, इनको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो सिटी स्टेट्स हैं। इसलिए ये उल्लेखनीय बहुत चीज़ें हमारी हुई हैं। हमने 7 साल में जो 2014 का गुड गवर्नेंस डे हमने मनाया था, उस दिन ही हमने शुरुआत कर दी थी कि एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, इस प्रकार के सारे सिस्टम को हमने शुरू किया था। सीएम विंडो हमने उस दिन शुरू की। उस दिन हमने एक प्रकार से ई गवर्नेंस की शुरुआत की थी, और शुरुआत करने के बाद चाहे वो हमारी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, चाहे मेरिट के ऊपर नौकरियां हों, और चाहे ई ऑफिस की हमने अब शुरुआत की है, बहुत से ई ऑफिस के माध्यम से चीज़ें पहुंच गई हैं। रूट लेवल तक सर्विसेज कैसे पहुँचें, चाहे वो अंत्योदय केंद्र हैं, सरल केंद्र हैं, अटल सेवा केंद्र हैं, उनके माध्यम से ऊपर से नीचे तक कितने ही रिफॉर्म्स हमने किए हैं। अगर वो रिफॉर्म्स सारे गिनाने लगेंगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा। आपके सामने कई बार हमने वो विषय बताए हैं। फिर भी हमने चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान हो, हमारी पावर, क्योंकि बहुत समय पर सभी मुख्यमंत्रियों ने हमेशा कहा कि हमारे गांव में 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन कभी किसी काल में ये सफलता मिली नहीं। इन 7 सालों में कह सकता हूँ 2016 में कुरुक्षेत्र में एक गांव से हमने शुरू किया था, और आज बड़ी खुशी है इन 7 सालों में आज हमारे पावर मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह जी भी उसमें पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। 2 दिन पहले भी 100 नए गांव में ये 24 घंटे बिजली की हमने एक नई शुरुआत की, और आज 5,485 गांव, लगभग 5500 गांव 24 घंटे बिजली जा रही है, जो कुल गांव का 77% बनता है। लगभग 1000 गांव के आसपास बचे हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि उनको भी हम कवर कर लेंगे, और इसमें 10 जिले तो ऐसे हैं जहां एक भी गांव ऐसा नहीं है कि जहां 24 घंटे बिजली न जाती हो। बाकी 10 जिलों में कहीं 100, कहीं 50, कहीं 20, कहीं 200, इतने गांव जो बचे हैं उसको हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। हमने महिलाओं के विकास पर, महिला थाने, महिलाओं के अपराध के विरुद्ध जो स्टेप्स लिए हैं, और इसी प्रकार से जो महिलाओं की संख्या कांस्टेबलरी में इसको ज़्यादा किया है। पढ़े लिखे युवकों को जो बेरोजगार हैं उनके लिए सक्षम योजना ये हमने शुरू की है। जहाँ तक अगर आंकड़े में कुछ आपके ध्यान कराऊं तो इन 7 सालों में कितना हम आगे बढ़े हैं। जैसे राज्य का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, ये 3,53,000 करोड़ रुपए था। आज 7 साल के बाद ये 7,64,000 करोड़ रुपया है। यानी जो वृद्धि दर है ये 6.24 थी 2014 में, और 21 में 7.78 ये वृद्धि दर जीडीपी में। अर्थात हम जीडीपी में भले ये 2 वर्ष, 1.5 वर्ष हमारा कोविड का भी निकला हो, तो भी हम इसको 8% की अपेक्षा हमारी है कि इस वर्ष का जो वृद्धि दर है ये एट द एंड ऑफ द ईयर हम 8% तक पहुंचेंगे, ऐसा हमको लगता है। प्रति व्यक्ति आय मैंने आपको बताई है। खाद्यान्न का उत्पाद यानी जो 2014 में 1,69,00,000 टन था कुल खाद्यान्न, वर्ष भर का 169 लाख था, आज वो 195 लाख अर्थात 26 लाख मीट्रिक टन इन 7 सालों में प्रति वर्ष के हिसाब से ये खाद्यान्न हमारा बढ़ा है। ऐसा ही नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र जो 7 साल पहले 58,80,000 एकड़ था, अभी वो 60,42,000 अर्थात 1,62,000 एकड़ ये हमारा सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि जैसे हमने माइक्रो इरिगेशन का अभियान इस वर्ष शुरू किया है, जल प्रबंधन के हमारे 2 वर्ष का जो उल्लेख किया था उसमें जल प्रबंधन अच्छे प्रकार से हम कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन होने के बाद हमने कहा कि हर खेत को पानी मिलेगा, चाहे वो नहरी पानी मिले माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से, चाहे वो ट्यूबवेल का पानी हो।
ट्यूबवेल के पानी को हमने थोड़ा कंट्रोल इसलिए किया है कि डार्क जोन एरिया बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए प्राथमिकता हमारी नहर के पानी को या पानी स्टोरेज करके, जो बरसात का पानी है उसको स्टोरेज करके और माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से, कोई खेत ऐसा बचना नहीं चाहिए जो सिंचाई रहित हो। पूरे ज़मीन पर यानी 80 लाख एकड़ हमारी ज़मीन है, पूरे का पूरा ये सिंचित क्षेत्र के अंदर आए। जहाँ तक उद्योग की बात है, जो बड़े मध्यम स्तर के और छोटे उद्योग सब अगर मिला लें हम, तो 1660, छोटे नहीं है बड़े और मध्यम, ये 1660 उद्योग थे 2014-15 में। और हमने इन्वेस्टमेंट समिट किया, विदेशी इन्वेस्टमेंट भी बहुत आई। आज उनकी संख्या 3542 है, मोर देन डबल। ये नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं बड़े और मध्यम स्तर के, इसकी एक तुलनात्मक एक जानकारी आपको दी है। जहाँ तक एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, महाविद्यालय 14 में 105 थे, आज 172 हैं, अर्थात 67 नए कॉलेज हमने खोले हैं, जिसमें अधिकांश महिला कॉलेज हैं। कहीं बीएड कोएड भी खुले हैं, कहीं महिला कॉलेज भी हैं। तो इस प्रकार के 67 नए कॉलेज इन 5-7 सालों में खुले हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या भी पहले 43 थी, सरकारी प्राइवेट मिला करके, आज ये 56 है, अर्थात 13 नई यूनिवर्सिटीज़ ये इन 7 सालों में और नई बनी हैं। मेडिकल कॉलेजेस 7 थे, अब 13 हैं। उन 7 मेडिकल कॉलेज में 2014 का जो MBBS का एडमिशन था वो मात्र 700 था, अब बढ़कर के 1685 हो गया है। और आने वाले वर्षों में हमने जो कहा हुआ कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, तो उसके अंतर्गत जितने नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, हमारा टारगेट 2500 यानी MBBS के छात्र, ये एडमिशन हमारा टारगेट है, जिसमें से मानते हैं कि हर वर्ष प्रदेश में 2000 नए डॉक्टर्स हम अपने बेड़े में यहाँ जोड़ सकें। स्वाभाविक है, कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो पढ़ाई लिखाई करके कोई विदेश भी चला जाता है, कोई दूसरे प्रांतों में चला जाता है, कोई बड़े शहरों में चला जाता है। अगर 2500 में से हम 2000 अपने यहाँ रिटेन कर सकें, तो मुझे लगता है कि हमारा जो आवश्यकता, जो मापदंडों के अनुसार जितनी डॉक्टर्स की आवश्यकता है हरियाणा की, उसको हम बहुत जल्दी आने वाले कुछ वर्षों में पूरा कर पाएंगे। मित्रों, हमने लोकतंत्र को बड़ा मजबूत किया इन 7 सालों के अंदर। जैसे पंचायती राज, इसको अधिक शक्तियां प्रदान की जाए, तो इसके अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने बनाई और एक तालमेल, एक समन्वय बैठा रहे, और उसमें पंचायतों को, पढ़ी लिखी पंचायतों को बनाने का एक जो हमने अभियान शुरू किया था, हमको सफलता मिली। बहुत उसमें संघर्ष करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक जा करके हमने इस विषय को ले जाकर और अपने यहाँ लागू कराया, और सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत अच्छा भी निर्णय दिया था कि नॉट ओनली इन हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स ऑल्सो शुड फॉलो दिस कंसेप्ट। इसी प्रकार महिलाओं को प्रतिनिधित्व के नाते से इस बार हमने 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया है। पहले 33% का आरक्षण था, लेकिन चुनाव में 42-43% तक महिलाएं पहुंची हैं, लेकिन अब उसको 42 से भी 50% का सुनिश्चित प्रतिनिधित्व। ये मैं बार बार कहता हूं कि आरक्षण नहीं है 50% पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेशन, इस प्रकार से और हमने इसका एक प्रावधान किया है। हालांकि ये भी विषय कोर्ट में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि नई कंसेप्ट कहाँ से आ गई है। अदरवाइज तो हमेशा रिजर्वेशन करते हैं, हमने इसको पार्टिसिपेशन किया कहा है, इसको पर चर्चा चलेगी तो मुझे लगता है जैसे हम पहले जीते हैं, इस पर भी निश्चित रूप से हम जीत करके निकले हैं। आइदर वे कहीं भी उसका कोई कठिनाई ना आए, वरना ये हो कि एक प्रदेश ने 50% रिजर्वेशन किया था, वहाँ महिलाओं की संख्या 63% हो गई, तो पुरुषों में चर्चा शुरू हो गई कि पुरुष जो है 37 रह गए, तो इसलिए पुरुषों की 50% करो। तो उस समस्या का हल करने के लिए, क्योंकि 50-50 का एक प्रावधान समाज के अंदर है ही है, इसलिए हमने उसको उस ढंग से किया है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम हाईकोर्ट इसको ज़रूर हमारी बात को मानेगा। एक तो विषय जो बाकी प्रदेशों में कहीं अभी नहीं, हमने राइट टू रिकॉल ये किया है, अर्थात 75% वोटर्स या उनके प्रतिनिधि अगर किसी प्रतिनिधि को वापस बुलाना चाहें तो इसका एक प्रावधान किया है। इस प्रकार की कोई स्थिति अभी तक उत्पन्न हुई नहीं है, फिर भी हमने ये प्रावधान किया है। अगर कहीं कोई एक आध जगह ऐसा होता कि बहुत ही मान लो कोई प्रतिनिधि अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरता या अपेक्षाओं के विपरीत जाने लग जाता है, तो पब्लिक को अधिकार दिया है, इसका कोई उपयोग करे तो कर सकते हैं।
जहाँ तक कृषि का विषय है, कृषि में भी हमने अभूतपूर्व काम किए हैं। अब ये अलग बात है कि किसी विषय को लेकर के आज के कुछ नेता एक आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं जिसका हरियाणा के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है, वो केंद्र सरकार के विषय हैं। लेकिन विषय ठीक है, केंद्र सरकार ने जो लागू किए हैं उसमें हमारी सहमति है कि तीनों कानून किसान के हित में हैं, कृषि के बढ़ोतरी के लिए हैं। तो भी हमने यहाँ जो किया है, एक नया प्रयोग किया कि हर एक खेत की रजिस्ट्रेशन हो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से, ताकि किसानों को कोई कठिनाई ना हो, ना प्रोक्योरमेंट में हो और न ही उनको जो कल को खराबा होता है, कंपनसेशन मिलता है, उसके अंदर कोई झगड़ा पड़े, ना बैंक के साथ हो ना कंपनी के साथ हो। एक सुविधाजनक तरीके से इन्फॉर्मेशन है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के अलावा वो कुछ नहीं है, और इसका बहुत बड़ा लाभ होता भी है। पिछले लगातार 3-4 वर्षों से जब से हमने चलाया है तब से किसानों को बहुत लाभ हुआ है और बड़ी स्मूथनेस आई है। इस बार हम देखते हैं प्रोक्योरमेंट में इतनी स्मूथनेस है कि पहले के वर्षों में कभी देखी नहीं गई। जो पहले के अनुभव आए थे, कुछ कठिनाइयाँ आई थी, उनको सबको हमने सॉल्व किया है। चाहे वो वहाँ पर उठान का विषय हो, चाहे बोली लगने का विषय हो, चाहे जो मॉइस्चर के कारण से कुछ जितने तकलीफें आती थी, कुछ मिलों के कारण से भी तकलीफें थी, ट्रांसपोर्टेशन की, ऐसी सब चीज़ों को सबसे पार्टिसिपेशन करके उनसे बातचीत करने के बाद रास्ते निकाले और बहुत स्मूथ इस बार हमारी प्रोक्योरमेंट धान की जो है चल रही है। और जहाँ तक बाजरे का विषय है, बाजरे के विषय में इस बार चूँकि बरसात के कारण से खराब बड़ी मात्रा में बाजरा हुआ है, तो जो ऐसे किसान थे जिनके बाजरे की खराबी बहुत हो गई थी, उनको लगता था कि भाई हमारा नुकसान ज़्यादा होगा कि वो सरकार खरीदेगी नहीं। पैरामीटर स्पेसिफिकेशन होते हैं, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोक्योरमेंट की जाती है। वो बाजरा स्पेसिफिकेशन पर खरा नहीं उतर रहा था। हम अगर खरीदते तो जो ठीक बाजरा था, जो आज 1600 1650 में बिक रहा है, हम तो 2250 रुपये वही लेने वाले थे। बाकी तो कठिनाई थी हमारे लिए भी। उनका तो जो हमने 600 रुपया भावांतर भरपाई योजना लागू की है, तो 1600 को तो 2250 मिल गए, लेकिन जिनका खराब था उनको वही 1200 मिलते, 1300 मिलते, 1100 मिलते, इससे आगे कुछ मिलने वाला नहीं था। हमने उनको भी 600 रुपया दिया है, तो उनको भी लगता है कि एक बहुत बड़ा लाभ उनको हो गया कि हमारा बाजरा भी चाहे खराब हुआ तो भी उनको 1800-1900 रुपया उसका मिल गया, खराब बाजरे का भी। तो इस प्रकार से बहुत संतोष बाजरे के जो ग्रोवर्स हैं उनके अंदर है। मैंने पानी का प्रबंधन, इस पर भी बहुत चिंता की 7 वर्षों में लगातार। पहला तो SYL, इसको सुप्रीम कोर्ट में निर्णय करवाना, बहुत इस पर हमने, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, लीगल डिपार्टमेंट है, उन्होंने प्रयत्न किया। हमने भी जो विषय निकाले जा सकते थे उनको सुझाए जा सकते थे, हमारे डिपार्टमेंट ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने सब सुझाए। आखिर कोर्ट ने माना कि पानी पर हरियाणा का अधिकार है, ये पानी हरियाणा को मिलना ही चाहिए, वरना 12 साल से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाम से ये एक ठंडे बस्ते में ये विषय पड़ा हुआ था। आज केवल SYL को बनने के लिए एक अवार्ड सुनाना है सुप्रीम कोर्ट ने, कभी भी वो सुना सकते हैं। तो ये अवार्ड सुनाए जाने के बाद तुरंत SYL का पानी हमको मिलेगा। लेकिन चूँकि ये विषय लिटिगेशन कोर्ट में सबजुडिस केस है, तो सबजुडिस केस के कारण से मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इसको पॉलिटिकल इशू न बनाए कोई भी, ना कोई हरियाणा में बनाए ना कोई पंजाब में बनाए। अगर अधिकार हमारा है तो नहर बननी है, कौन एजेंसी बनाएगी, इतना मात्र काम है। और सुप्रीम कोर्ट पर हमारा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट उसको निश्चित रूप से उसको करेगा। ऑनलाइन सिस्टम जैसे मैंने बताया, ये सारे हमने किए हैं। आज एक ऑनलाइन का एक नया विषय में बाद में उसको लॉन्च भी करना है, वो भी बताऊंगा। राइट टू सर्विस, इसके अंदर एक नया प्रयोग किया है, ऑटो अपील सिस्टम। अब राइट टू सर्विस एक्ट तो बहुत वर्षों से बना हुआ है, लागू करने में कोई इसकी चिंता नहीं करता था, लेकिन हमारे जो कमीशन इस समय है, राइट टू सर्विस कमीशन, उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया कि अगर कहीं फेल्योर है कोई कर्मचारी अधिकारी, तो जो समय निश्चित है उसके बाद वहाँ कोई किसी को अपील करने की जरूरत नहीं है। ऑटो अपील होकर के जो ऊपर का जो श्रेष्ठ अधिकारी है उसके पास अपील हो जाएगी, और उसको भी 30 दिन में इस विषय को निपटाना है। 30 दिन में अगर वहाँ नहीं निपटेगा तो उनसे ऊपर जो 3rd लेवल है वहाँ वो अपील हो जाएगी, और फिर नीचे के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और अच्छी बात यह है कि 1000 से ऊपर ऐसी ऑटो अपील हो चुकी हैं, जिसमें डिपार्टमेंट्स में थोड़ा सा, जिसको कहना चाहिए, एक गंभीरता बनी है कि टाइम से इन चीज़ों को सॉल्व करो। और लगभग 500 से ऊपर सेवाएं इसके अंदर सब उसके ऊपर काम चल रहा है। अभी तो 4 ही डिपार्टमेंट हैं जिनके ऊपर लागू किया गया है, लेकिन धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट से लागू हो जाएगा। और 500 से ऊपर ऐसी सेवाएं हैं जो टाइम बाउंड होंगी। टाइम से सरकारी अधिकारी कर्मचारी को उसको काम को करना ही होगा। टाइम से नहीं कर सकते तो पहले से उनको बताना होगा।